हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी कोच कॉन्सेप्ट के इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑर्थोपेडिक सब्जेक्ट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सॉफ्ट टिश्यू इंजरी। तो सॉफ्ट टिश्यू इंजरी होता क्या है? जैसा कि आप जान रहे हैं, यहाँ पे वर्ड है सॉफ्ट। तो मतलब जो भी सॉफ्ट स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है हमारे बॉडी में, उसमें अगर इंजरी हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं? सॉफ्ट टिश्यू इंजरी। अब वो सॉफ्ट से स्ट्रक्चर कौन है? स्किन हो गया, मसल हो गया, लिगामेंट हो गया, कैप्सूल हो गया, फैसिया हो गया, ये सब सॉफ्ट स्ट्रक्चर है। और हार्ड स्ट्रक्चर कौन से हैं? वो हमारे बोन्स हैं। ठीक है, तो वो हार्ड टिश्यू इंजरी के अंदर आते हैं। ठीक है, तो जितने भी सॉफ्ट टिश्यू इंजरी होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉफ्ट टिश्यू इंजरी में चार हैं। बेसिकली हमें चार तरह के सॉफ्ट टिश्यू इंजरी देखने को मिलेंगे। एक है स्ट्रेन, एक है स्प्रेन, एक है रप्चर, एक है कंट्यूजन। तो इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है? इंजरी टू द मसल एंड टेंडन इज कॉल्ड स्ट्रेन। अगर हमारे मसल में इंजरी हो जाए या टेंडन, जो मसल का जो पार्ट है उसे ही टेंडन कहते हैं, मसल या टेंडन दोनों में अगर इंजरी हो जाए तो क्या हो कहते हैं? उसे हम स्ट्रेन कहते हैं। अब इसका रीजन क्या है? स्ट्रेन होने का कारण क्या है? तो बेसिकली इसका कुछ कारण जो है वो डायरेक्ट इंजरी है। मतलब कि अगर हमें चोट लगता है, ठीक है, अगर चल रहे हैं, चलते चलते गिर गए, ठीक है, या सीढ़ी पे चल रहे हैं तो उस समय गिर गए, या हम खेल रहे हैं तब गिर जाते हैं, तो हमें स्ट्रेन हो सकती है। क्या होता है यहाँ पे? मसल का ओवर स्ट्रेच होता है, मसल जो है घिंचा जाता है। क्यों होता है? इनडायरेक्ट ट्रॉमा के कारण होता है। ठीक है, डायरेक्ट ट्रॉमा के कारण भी हो सकता है, जिससे कि मसल और जॉइंट में आपको पेन हो सके, होने लगते हैं। तो ये इसके कारण है। ठीक है, आप टाइप्स की बात करें, कितने टाइप्स के होते हैं सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, सॉरी स्ट्रेन, तो बेसिकली दो टाइप के स्ट्रेन देखने को मिलेंगे। एक है एक्यूट स्ट्रेन, दूसरा है क्रोनिक स्ट्रेन। एक्यूट मानते हैं कि जो कम समय के लिए होता है, जो ठीक तुरंत हो जाता है, उसको एक्यूट स्ट्रेन कहते हैं। और जो स्ट्रेन जो लंबे समय तक चलता है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए चलता है, और इससे क्या होता है? इस्चेमिया और फिब्रोसिस हो सकती है, उसको क्या कह सकते हैं? क्रोनिक स्ट्रेन। तो दो तरह के स्ट्रेन भी हो गए। ठीक है, अब सेवेरिटी ऑफ स्ट्रेन, स्ट्रेन कितना लंबा है, कितना गहरा है, कितना खराब है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली स्ट्रेन को हम चार कैटेगरी में बांटे हैं: फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री एंड फोर्थ डिग्री। जो फर्स्ट डिग्री स्ट्रेन जो होता है वो एक्यूट स्ट्रेन के अंदर आ जाता है, क्योंकि बहुत ही माइल्ड कंट्यूजन होता है। ठीक है, अब ये क्या होता है? जब भी हमें ब्लंट इंजरी हो या डायरेक्ट ट्रॉमा हो तो हमें क्या हो सकती है? एक्यूट इंजरी, मतलब कि एक्यूट फर्स्ट डिग्री स्ट्रेन देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ कुछ ही मसल, फ्यू मसल जो होते हैं वो टॉर्न होते हैं, टूटते हैं। ठीक है, और ब्लीडिंग जो है बहुत कम होता है, और यहाँ पे जो फेसिया होता है वो भी इंटैक्ट रहता है, मतलब कि उसको कोई डैमेज नहीं होता है। ठीक है, इसमें जो क्लिनिकल फीचर की बात करें फर्स्ट डिग्री स्ट्रेन की, तो ये है लोकलाइज्ड पेन एंड टेंडरनेस। अगर लोकलाइज्ड पेन हो या टेंडरनेस हो तो इससे क्या होता है कि फर्स्ट डिग्री स्ट्रेन हो सकता है। ठीक है, पेन और स्पाज्म जो है आपके मसल स्ट्रेचिंग, जब हम मसल का स्ट्रेचिंग करते हैं तो आपको या तो पेन देखने को मिलेगा या स्पाज्म देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये इसका क्लिनिकल फीचर है। तो अब मैनेजमेंट की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट। फिजियोथेरेपी में, ऑर्थोपेडिक पीटी में इसका मैनेजमेंट, हर एक ज्वाइंट, हर एक जो डिजीज है उसके बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप सही मैनेजमेंट कर पाइएगा ना, तो आपके पेशेंट के जो रिकवरी चांस होते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैनेजमेंट की बात करें तो हमें सबसे पहले फर्स्ट एड बॉक्स रखना जरूरी है। अब फर्स्ट एड बॉक्स है, उसमें सबसे पहले हमें क्या यूज करना है? क्रायोथेरेपी। आप सभी जानते हैं क्रायोथेरेपी क्या होता है? कायरोप्रैक्टर नहीं, मतलब क्रायोथेरेपी। यहाँ क्या है? क्रायोथेरेपी। क्रायोथेरेपी का मतलब होता है एप्लीकेशन ऑफ आइस ऑन द बॉडी सरफेस इज कॉल्ड क्रायोथेरेपी। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि बर्फ का क्यूब लेना है। क्या लेना है? बर्फ का क्यूब लेना है, और उसे टॉवल में लपेट के पेशेंट के जिस स्ट्रक्चर पे चोट लगा हुआ है, जिस सॉफ्ट टिश्यू पे इंजरी है, उस पर 20 मिनट तक रखना है। क्या करना है? 20 मिनट तक हमको पेशेंट को कवर करना है विथ आइस, मतलब आइस लगाना है 20 मिनट तक। ठीक है, इसके बाद क्या करना है? उसको बोल देंगे 1 घंटा रेस्ट कीजिए, और 1 घंटा के बाद उसको पूछेंगे, बोलेंगे अगर माइल्ड है, फर्स्ट डिग्री है, क्योंकि इसको टेस्ट करने के लिए बोल रहे हैं कि मतलब किस तरह पता कर सकते हैं फर्स्ट डिग्री है, सेकेंड डिग्री है, थर्ड डिग्री है। तो 20 मिनट आइसिंग दिए। अगर उसका कंडीशन में कुछ सुधार है, तो नॉर्मल था, लेकिन फिर उसको क्या बोलेंगे?
आफ्टर 1 आवर कि आप हल्का सा जो है माइल्ड, क्या बोले, माइल्ड आपको क्या करना है, स्ट्रेचिंग करना है, ठीक है। और इसके बाद क्या है, हमें कंप्रेशन करना है, मतलब कि हमें क्रेप बैंडेज लाना है और उसके बाद उसको कंप्रेस करना है प्रेशर लगा के, और लो डोज और लो अल्ट्रासाउंड यहाँ पे हम दे सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, जेंटल मसाज करना है उसके सराउंडिंग एरिया में, जिससे कि सर्कुलेशन अच्छे से हो सके। और अगर पेन कम है तो जो पेशेंट है वो लाइट वर्क कर सकता है। तो ये फर्स्ट डिग्री स्ट्रेन की बात कर रहा था मैं, जो बहुत ही आसान वे में बहुत ही अच्छे से जल्दी ही ठीक हो जाता है, ठीक है। लेकिन सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री और फोर्थ डिग्री जो स्ट्रेन है वो थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है। इसको कम से कम हमको 72 आवर, ठीक है, 72 आवर 3 से 4 डे लगेगा उसको ठीक करने में। और फोर्थ डिग्री स्ट्रेन होगा तो ये वीक लग सकता है, ठीक है, बहुत ही वीक लग सकता है, 3 से 4 वीक लग सकता है फोर्थ डिग्री स्ट्रेन में। तो अभी हम फर्स्ट डिग्री के बारे में डिस्कस कर लिए। सेकेंड और थर्ड डिग्री जो है मिला के ही हम करते हैं, क्योंकि जो ये सेकेंड जो है और थर्ड जो है ये मोर सीरियस ट्रॉमा के कारण हो सकता है। यहाँ पे ग्रेटर नंबर ऑफ मसल फाइबर जो होते हैं वो टूट जाते हैं, मतलब कि टॉर्न हो जाते हैं, और ब्लीडिंग ज़्यादा होने की ज़्यादा चांसेस होती है। यहाँ पे फेसिया जो है सेकेंड डिग्री में इंटैक्ट होता है, लेकिन थर्ड डिग्री जो होगा तो वहाँ इंटैक्ट नहीं होगा। और हेमोटेमा मतलब कि ब्लड का जो क्लॉटिंग है वो भी हो जाता है, मतलब एक जगह जम जाता है सेकेंड डिग्री में। और थर्ड डिग्री में आपको कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा और ज़्यादा से ज़्यादा मसल जो है वो टूटेगा। उसके बाद एक से ज़्यादा ग्रुप ऑफ मसल टूटेगा। यहाँ पे जो फेसिया होता है वो भी टूट जाता है, और ब्लीडिंग जो होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है। तो ब्लीडिंग को सबसे पहले रोकना है, क्या करना है, सबसे पहले ब्लीडिंग को रोकना है, और इससे हमें बचना है, ठीक है। कि ब्लीडिंग अगर ज़्यादा हो जाएगा तो हो सकता है हेमोरेजिक शॉक भी लग सकता है, ठीक है। तो ये सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री स्ट्रेन का पैथोलॉजी में मैंने बता दिया कि क्यों होता है, क्या क्या होता है। सिम्टम की बात करें तो यहाँ पे पेन हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा पेन होगा, टेंडरनेस होगा, बहुत ही मसल स्पाज में आपको देखने को मिलेगा, आप लिम्ब को नहीं मूव कर सकते हैं। तो ये सब इसके सिम्टम हैं, ठीक है। अब सबसे पहले मेन जो हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, ये सब हम छोटे छोटे पार्ट में बताएंगे, मतलब कि बहुत ही कम ही बताएंगे, लेकिन जो मैनेजमेंट होता है उसको हम डिस्कस करेंगे एक ग्रेट डिटेल के साथ, क्योंकि मैनेजमेंट आपका सही हो तो आपका डिजीज सही हो जाएगा, ठीक है। और हिस्ट्री और मैनेजमेंट पे ही कोई भी पेशेंट ठीक होता है। तो सबसे पहले 24 आवर में हमें क्या क्या करना है। अगर कोई पेशेंट आपके पास आता है सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, मतलब कि स्ट्रेन लेके, मतलब कि मसल और लिगामेंट में अगर उसको इंजरी है और पेशेंट आता है आपके पास, तो 24 आवर, फर्स्ट 24 आवर में क्या करना है। तो सबसे पहला जो एक प्रोटोकॉल है राइस, ठीक है, RICE, रेस्टिंग, आइसिंग, कंप्रेशन एंड एक्टिवेशन, ठीक है, इसको फॉलो करना है। तो सबसे पहले बोल देंगे कि आपका जो भी लेग है या जो भी स्ट्रक्चर आपका जो डैमेज हुआ है, अफेक्ट हुआ है, उसको रेस्ट दे दीजिए, ठीक है। सेकेंड जो है, सबसे पहला काम क्या करना है, आइस का लेना है, आइस का मतलब यूज करना है, एप्लीकेशन ऑफ आइस क्रायोथेरेपी का आपको यूज करना है, मतलब कि आइस लेना है, उसको टॉवेल में लपेटना है और उसको लगाना है उस अफेक्टेड एरिया में। उसके बाद सी से कंप्रेशन, क्या है, सी से कंप्रेशन, हमें कंप्रेशन बैंडेज लगाना है, जो कि जिसे हम बोलते हैं क्रेप बैंडेज, क्या बोलते हैं, क्रेप बैंडेज, उसको लगाना है। और उसके बाद फोर्थ है एलिवेशन, एलिवेशन मतलब एलिवेट करना। तो हमको किस चीज़ को एलिवेट करना है, हमारा जो अफेक्टेड लिम्ब है, हाथ है या पैर है, कोई भी हो सकता है, उसको एलिवेट करना है अबव दी हार्ट लेवल, क्योंकि ब्लड वापस आपके हार्ट तक अच्छे से पहुंच सके, ठीक है। तो ये 4 प्रोटोकॉल को फॉलो करना है। जब ये 4 प्रोटोकॉल फॉलो हो गया तो आप देखिए कि आपको पेशेंट को रेस्ट देना है, और उसके बाद वो क्या करना है, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज करवाना है, ठीक है। 24 आवर की बात करें, मतलब कि आप सबसे पहले आइसिंग दीजिए, कंप्रेसर बैंडेज लगाइए, उसको बोलिए रेस्ट करने के लिए, ठीक है, एलिवेशन करके। आफ्टर कुछ आवर के घंटे के बाद आप उसको आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज दीजिए, जहाँ पे जिस ज्वाइंट में वो मूवमेंट नहीं कर पा रहा है। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज से मतलब कि उसका मसल का जो है वो कॉन्ट्रैक्शन तो होते रहेगा ना, जब वो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज कीजिएगा तो मसल का कॉन्ट्रैक्शन होते रहेगा, ठीक है। और एक्टिव एक्सरसाइज हमें करवाना है अनअफेक्टेड ज्वाइंट का, ठीक है, हमें देखना है कि अगल बगल का एरिया भी जो है वो अफेक्ट तो नहीं, दिक्कत तो नहीं हो रहा है ना। उसके बाद छोड़ देना है उसको, 24 आवर तक कोई भी मूवमेंट नहीं करवाना है। ये था 24 आवर का आपका ट्रीटमेंट गाइड। अब 24 आवर के बाद, 24 से 48 आवर के बाद आपको क्या करना है।
तो प्रेशर बैंडेज को रिमूव करके हल्का सा एक्टिव एक्सरसाइज, मतलब पेशेंट को हम खुद बोलेंगे कि वो एक्सरसाइज करे, ठीक है, हल्का सा एक्टिव एक्सरसाइज करवाना है। अब स्ट्रेचिंग करेंगे विथ लिमिटेड पेन, मतलब कि लिमिट्स ऑफ पेन, मतलब कि हम स्ट्रेचिंग करेंगे तो पेशेंट को पेन हो रहा है, अगर हो रहा है तो रोक देना, अगर नहीं हो रहा है तो करेंगे, क्योंकि एक लिमिट देखना है पेन का कि हाँ इस पेन को ये टॉलरेट कर पा रहा है, तो यहाँ पे लिटिल हल्का सा स्ट्रेचिंग डालना है। इसके बाद आपको क्या करना है, आप थर्मोथेरेपी देख सकते हैं, जैसे कि अल्ट्रासाउंड दे सकते हैं, शॉर्ट वेव डायथर्मी देख सकते हैं, या टेंस का आप यूज कर सकते हैं, जिससे कि पेशेंट को रिलीफ मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद स्लो रिथमिक मसाज भी करना है, जिससे सर्कुलेशन अच्छे से हो सके और जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको रिमूव किया जा सके। और बाकी सभी जो मैंने बताया था, फिर से उसके बाद क्या करना है, आइसिंग, कंप्रेशन, एलिवेशन और ये सब कर देना है। सॉरी, आइसिंग नहीं करना है, कंप्रेशन और एलिवेशन करके रखना ही है। जब 48 टू 72 आवर की बात करें तो 48 से 72 आवर के बीच में आप जो अभी तक किए हैं कंप्रेशन, एलिवेशन, ये तो कंटिन्यू रखना है, टेंस वगैरह आप दीजिए। इसके अलावा ये चीज़ को फॉलो करना है, जो आपको 24 से 48 आवर मैंने बताया उसको फॉलो करना है। इसके अलावा आप थोड़ा सा एक्टिव मूवमेंट को और इंकरेज कर सकते हैं, मतलब बोल सकते हैं कि आप कोशिश कीजिए कि खुद से मूवमेंट हो। अगर नहीं हो पाता है तो रोक दीजिए, अगर हो रहा है तो ऑल द बेस्ट। उसके बाद हल्का सा फ्रिक्शनल मसाज आप दे सकते हैं, और कुछ पार्शियल वेट बियरिंग जो है उसको भी आप दे सकते हैं, ताकि वो पेशेंट ठीक हो सके, ठीक है। और आफ्टर 72 आवर जब सारा चीज़ करने के बाद, अच्छे से एक्सरसाइज करवाने के बाद, एक्टिव एक्सरसाइज, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज करवाने के बाद, आपको क्या करना है, प्रेशर जो बैंडेज लगाए थे उसको रिमूव कर देना है। 72 आवर के बाद उसको रिमूव कर देना है, और आपको प्री कराना है, प्रोग्रेसिव रेसिस्टेड एक्सरसाइज करवाना है। क्या करवाना है, प्रोग्रेसिव रेसिस्टेड एक्सरसाइज आपको करवाना है बाय यूजिंग फ्लोवर टेक्निक, ठीक है, और फॉबुलर टेक्निक, बाय यूजिंग फॉबुलर टेक्निक आपको प्रोग्रेसिव रेसिस्टेड एक्सरसाइज करवाना है। इसमें क्या करना है कि 10 से 12 मैक्सिमम रिपीटेशन करवाना है, ठीक है, 10 से 12 मैक्सिमम रिपीटेशन ये वन टाइम में करवाना है। अब जब मूवमेंट नॉर्मल हो जाए, जब मूवमेंट अच्छे से होने लगे, तो पेशेंट को बोल सकते हैं कि आप वॉक कर सकते हैं और जॉग कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपका फुल फंक्शनल एक्टिविटी करना है तो ये आप 4 से 6 वीक के बाद ही करने के लिए इसको सजेस्ट करिए, क्योंकि अभी सॉफ्ट टिश्यू इंजरी हुआ है, आप दौड़ने चले जाएंगे तो फिर दिक्कत हो सकता है। तो ये बेसिक 3rd डिग्री और 2nd डिग्री का स्ट्रेंथ का प्रोटोकॉल है। 4th डिग्री में क्या होता है ना, सबसे ज़्यादा घायल हो जाता है पेशेंट, सबसे ज़्यादा मसल टीयर हो जाता है, पूरा फेसिया टूट जाता है, तो इसमें लंबे समय लगते हैं ठीक होने में, ठीक है। इंटरमस्क्यूलर और डिफ्यूजन होने लगता है, ब्लडिंग होने लगता है, और ग्रॉस स्वेलिंग, मतलब बहुत ही अधिक मात्रा में बहुत एरिया कवर करके स्वेलिंग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पेन जो है बहुत ही ज़्यादा होता है, जो टॉलरेट नहीं कर सकते हैं, बहुत ही टेंडरनेस आपको देखने को मिलता है, एक स्नैपिंग साउंड भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जो भी एरिया में आपको डैमेज है, ठीक है। जॉइंट फंक्शन यहाँ प्रॉपरली नहीं कर पाता है, मसल स्पाइन जो है बहुत ज़्यादा होता है, एक्टिव मसल भी यहाँ पे नहीं कर पाता है पेशेंट, ठीक है। तो इसके लिए क्या किया जाता है ना, जब 4th डिग्री जो स्ट्रेन होता है ना, तो डॉक्टर जो है बेसिकली सर्जरी बोलते हैं करने के लिए, बोलते हैं कि इसको सर्जरी करके ठीक कीजिए, और कंप्रेशन बैंडेज यहाँ लगाया जाता है 3 से 4 वीक के लिए। एक्टिव एक्सरसाइज यहाँ पे बिल्कुल ही नहीं होता है, तो हल्का हल्का आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज हमें देना है, ठीक है। और यहाँ पे नन बियरिंग टेक्निक है, मतलब कि नन बियरिंग मतलब 48 घंटा तक कुछ नहीं देना, प्रोग्रेसिव रेसिस्टेड एक्सरसाइज भी नहीं देना है। तो यहाँ पे एक लास्ट यहाँ पे सर्जरी एडवाइस किया जाता है, लेकिन अगर उससे भी पहले एक क्या किया जाता है ना कि फेरेडेज के अंदर जो एक टेक्निक है, लो फ्रीक्वेंसी करंट का यूज करते हैं, ठीक है। लो फ्रीक्वेंसी यूज का फेरेडेज टेक्निक हम यूज करते हैं, और डीप हीटिंग मोडेलिटी लाइक टेंस, अल्ट्रासाउंड, इसका हम यूज करते हैं। बाकी जो आपको मैंने प्रोटोकॉल बताया था 2nd डिग्री 3rd डिग्री में, उसको भी फॉलो कर सकते हैं। तो ये सॉफ्ट टिश्यू इंजरी आपके ऑर्थोपेडिक में दिया हुआ है, इसको पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।